नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिस्ट्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें एंशिएंट और मेडिवल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। सभी एमसीक्यूज हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, तो यहाँ दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इसमें ये पोस्टर बना है, आप इसे नंबर नोट कर लीजिएगा और इस पर संपर्क कर लीजिएगा। जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @study for civil services, एटलीस्ट उससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है। नोटिफिकेशन और जो महत्वपूर्ण सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, वो आपको लगातार मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और इसमें पूछा गया है कि जय संहिता में श्लोकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जय संहिता है क्या, तभी आप उसके अंदर के जो श्लोक हैं उन्हें सही ढंग से यहाँ पहचान पाएंगे। फिलहाल यहाँ संख्या दी है 88,000, 1,24,000, 8,800। आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। और अगर इसे देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, 8,800। अब कुछ लोग कहेंगे कि महाभारत में तो इतने ही श्लोक नहीं है और ज़्यादा है, बहुत ढेर सारे हैं। देखिए, महाभारत एक अलग चीज़ है और जय संहिता दूसरी चीज़ है। जय संहिता का मतलब है महाभारत का युद्ध वाला हिस्सा, जहाँ पर पांडव लड़ते हैं और जय हासिल करते हैं, यानी विजय प्राप्त करते हैं। और महाभारत उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। उसमें आप देखेंगे कि दुष्यंत और शकुंतला की कहानी जो है वहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर उनके पुत्र थे भरत, तो भरत के नाम से भरतवंशी जो शासक हैं उनकी पूरी वंशावली स्टार्ट होती है। उसमें फिर आगे बढ़ता है, कौरव पांडवों का जन्म होता है, फिर इनके बीच में टकराव होता है, युद्ध के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो सब कुछ समेट कर महाभारत बना हुआ है। और इसीलिए उसमें 1 लाख से भी कहीं ज़्यादा श्लोक हैं। कुछ लोग 1,10,000 कहते हैं और इनकी संख्या अभी तय नहीं है। तो इस प्रकार की संरचना है। लेकिन जय संहिता जो कि उसका युद्ध वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक हैं, जिन्हें कि हम डी वाले विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि थेरी गाथा, उदान और पातिमोक्ष, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, आजीविकों से है, जैन धर्म से है, या फिर पुष्टि मार्ग से है? बताइए। तो इसमें अगर आप एक भी शब्द को पकड़ लेते हैं तो बहुत आराम से जो यहाँ मत है, इसके सेक्ट हैं, उन्हें पकड़ लेंगे। इसमें बुद्धिज्म, आजीवक, जैनिज्म और पुष्टि मार्ग दिया है, तो ये बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थेरी गाथा, इसके अलावा उद्यान कहा जाता है, और पातिमोक्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। पूना ताम्रलेख, इसके अलावा पडक्कल अभिलेख है, और रबातक है, और ग्वालियर प्रशस्ति है। उसके सामने वंश और जो शासक हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूना ताम्रलेख के आगे गुप्त वंश दिया है, पडक्कल अभिलेख के आगे चालुक्य दिया है, रबातक के आगे कुषाण दिया है, और ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसके आगे मिहिर भोज दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देख लीजिए और बताइए। और ये जो 3rd क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा। पूना ताम्रलेख का संबंध गुप्त वंश से नहीं है। बाकी जितने हैं वो पहले से मैच है। मतलब पडक्कल इंस्क्रिप्शन को अगर देखें तो ये चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। रबातक को अगर देखें तो ये कुषाणों से संबंधित है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन को देखें तो ये मिहिर भोज से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसका ए वाला ही इसमें नॉट करेक्टली मैच है, और जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है वही हमें खोजना था। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। शिलप्पाधिकारम है, मणिमेखलय है, इसके अलावा मुद्रा राक्षस है, और रत्नावली है। इसके लेखकों के नाम जो है वो लिस्ट 2 में, यानी सूची 2 जो है उसमें लिखे हुए हैं, और इसे आप देख पा रहे हैं। तो शिलप्पाधिकारम के जो लेखक हैं या इसके रचयिता हैं वो इलंगो आदिगल हैं, मणिमेखले के सतनार हैं, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी, और रत्नावली के रचयिता जो है वो शूद्रक हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो मिस मैच है वो कौन सा है? डी वाला है। साफ साफ मालूम हो रहा है, विकल्प बहुत सरल है। यहाँ पर शूद्रक की रचना जो है वो मृच्छकटिकम है, न कि रत्नावली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। महाकवि कालिदास और भारवी, इनका जो अभिलेख है, मतलब इनका जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में दिखाई देता है, ये आपको बताना है। कालिदास ये संस्कृत भाषा के एक नाटककार थे और महाकवि कहे जाते थे। भारवी भी उसी हैसियत के व्यक्ति थे। तो यहाँ पर इनका उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है ये आपको देखना है। बादामी चट्टान लेख है, यानी बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा एहोल इंस्क्रिप्शन है, और देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन है, यानी अभिलेख है, और गिरनार इंस्क्रिप्शन है। इसमें से देखकर बताइए। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है और इसे आप पूरा देख रहे हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें बी वाला। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वहां से इन दोनों ही जो महापुरुष हैं इनका जिक्र प्राप्त होता है। तो किस अभिलेख से कौन सी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसीलिए अभिलेखों के बारे में देखने के लिए कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज कॉन्सिडर्ड द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया रिटन इन, यहाँ आप देख सकते हैं
प्योरेस्ट संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन वो भी कैसी, विशुद्ध जो वैदिक संस्कृत है उस भाषा में लिखे गए। इसमें से कौन से अभिलेख को पहला भारत का इस प्रकार का लिखा हुआ अभिलेख माना जाता है? ये संस्कृत में लिखा गया था, वो भी आजकल की जो प्रचलित संस्कृत है वैसा नहीं, जो विशुद्ध वैदिक संस्कृत है उसमें लिखा गया था। यहाँ अभिलेखों के नाम दिए हैं, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, सुई बिहार का अभिलेख है और नासिक इंस्क्रिप्शन है। इसमें से आपको देखकर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये भारत का इस प्रकार का पहला अभिलेख माना जाता है जिसमें कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये चंपू शैली में लिखा गया था। इसमें कुछ मात्रा में गद्य और कुछ मात्रा में पद्य मौजूद था। चंपू का मतलब यही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये मिला हुआ है पहले से, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वही आपको देखना है। तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के, शिव नंदी प्रकार के सिक्के, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के और सीसे के सर्वाधिक सिक्के। अब ये किस वंश में, किस वंशावली के अंतर्गत जारी किए गए थे उसके नाम दिए हैं। तो कुषाण वंश है, वासुदेव प्रथम है, मतलब सर्वाधिक तांबे के सिक्के ये कुषाणों के द्वारा जारी करवाए गए थे। शिव नंदी प्रकार के सिक्के जो थे ये वासुदेव प्रथम ने जारी करवाए थे। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के मतलब माता लक्ष्मी की उस पर जो मूर्ति है वो उकेरी हुई थी, ये कहने का मतलब है। और वैसे ही यहाँ पे भगवान शिव और नंदी जो बैल हैं उनका पूरा चित्र सिक्कों पर होता था या इनकी जो मुद्राएं होती थी उस पर होता था। तो लक्ष्मी प्रकार के जो सिक्के हैं वो मोहम्मद गोरी के, और हाईएस्ट नंबर ऑफ लेड कॉइन्स सीसे के जो सिक्के थे बड़ी संख्या में वो सातवाहन डायनेस्टी में दिखाई देते हैं। तो आप ये बताइए इसमें से गलत कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ शिवनंदी प्रकार के सिक्के और वासुदेव प्रथम का जो मैच है वही गलत है। देखिए, शिवनंदी प्रकार के सिक्के जो हैं ये कुषाणों के थे, कुषाणों के समय में जारी किए गए थे, ये वासुदेव प्रथम के समय के नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका जो बी वाला है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा और वही सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इंस्क्रिप्शन दिए हैं और राइटर्स के नाम दिए हैं, मतलब अभिलेख को लिखने वाले व्यक्ति कुछ दूसरे होते थे। अभिलेख किस शासक के समय में आया या किसकी आज्ञा से जारी हुआ वो अलग बात है, लेकिन लिखा किसने ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसे आप देख सकते हैं, अशोक के अभिलेख हैं, यहाँ आप देख लीजिए। इसके अलावा मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, और उसके बाद आप देख लीजिए मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त, और एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये लिखा हुआ है। तो इसमें अशोक के जो अभिलेख हैं यानी अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो चापड़ के द्वारा लिखे गए थे। यशोधर्मन का मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है ये वासूल के द्वारा लिखा गया था, और कुमारगुप्त का जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था। जबकि एहोल इंस्क्रिप्शन को अगर देखा जाए तो ये हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, ऐसे दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसे अगर आप देखें तो जो डी वाला है वही सुमेलित नहीं है। इसमें डी वाले में दिया हुआ है कि एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, जबकि एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये रवि सेन के द्वारा लिखा गया था। रवि कीर्ति भी इनको कहा जाता था। ठीक, रवि कीर्ति इनका नाम था, रवि सेन के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, तो उनके द्वारा इसे लिखा गया था। यहाँ हरिश्चंद्र नाम गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए। हु वाज द ऑथर ऑफ लीलावती, मतलब यहाँ पे लीलावती जो कि मैथमेटिकल बुक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। रामानुज, आर्यभट्ट, कौटिल्य और भास्कराचार्य द्वितीय का नाम दिया है, इसमें से कौन से होंगे। तो इसे अगर आप देखें तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा इसको लिखा गया था और इस पुस्तक का नाम था लीलावती, जो कि गणित से संबंध रखती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। अब यहाँ पर कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये आपको मिलाना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला लीजिए। कदम्ब है, पल्लव है, चालुक्य है और मैत्रेयक है। अब यहाँ कॉलम 2 में लिखा हुआ है, देख लीजिए। कदम्ब के आगे लिखा है वैजयंती, पल्लव के आगे लिखा है कांची, चालुक्य के आगे लिखा है वल्लभी और मैत्रेयक के आगे लिखा हुआ है बादामी। इस प्रकार से आपने देखा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो इसका तीसरा चौथा जो है वो नॉट करेक्टली मैच है। ये चालुक्य का वल्लभी और मैत्रेयक का जो वातापी है या वादामी है ये वाला क्षेत्र नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसमें मैत्रेयक जो थे ये गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा था वहां पे रहते थे, मतलब इनका जो क्षेत्र था वो वही था। और चालुक्यों की कई सारी शाखाएं हैं आप जानते हैं, लेकिन वल्लभी के कोई चालुक्य तो सुनने के लिए मिलता नहीं है, और इसीलिए इसका तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत है। जो मिस मैच है या यहाँ गलत तरीके से मिलान किया गया है वही हमें ढूंढना था। सी वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र ये किस शासक की सभा में थे, मतलब किस शासक के दरबारी विद्वान थे, ये आपको देखना है। समुद्रगुप्त का नाम दिया है, कुमारपाल का नाम दिया है, स्कंदगुप्त है और राजेंद्र चोल है। देकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कुमारपाल। कुमारपाल का मतलब ये हुआ कि ये इनके दरबार में मौजूद थे। कुमारपाल का जो दरबार था उसमें ये विद्वान हेमचंद्र आश्रय लिए हुए थे। इस प्रकार के दरबारी आश्रय पाने वाले विद्वान या संगीतकार या कलाकार या किसी कला में निपुण व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। राजा के आश्रय में आ गए तो इनकी मौज ही मौज होती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप ऑन नर्मदा रिवर बाय हुम।
राजा हर्ष अपनी महत्वाकांक्षा लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दक्षिण में उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि वहां से इन्हें प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो इनका विरोध वहां पर किसने किया था? और विरोध सिर्फ नहीं किया बल्कि हर्ष को बुरी तरह से पराजित भी कर दिया। तो इसी वजह से नर्मदा नदी बीच में एक सीमा रेखा बन जाती है और उससे आगे राजा हर्ष नहीं बढ़ पाते। तो ये राजा कौन सा था? ये पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था, विक्रमादित्य प्रथम थे या विक्रमादित्य द्वितीय थे? आप बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ये काफी प्रतापी शासक था और ये अपने सामर्थ्य की बदौलत इनको यहीं पर रोक देता है। दोनों सामर्थ्यवान थे लेकिन ये इसमें श्रेष्ठ सिद्ध होता है और ये दक्कन की ओर इन्हें बढ़ने नहीं देता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना हुआ है। इसमें कुछ मुद्राओं के नाम दिए हैं और वो किस शासक के द्वारा जारी करवाई गई थी वो दिया हुआ है, लेकिन ये मैच नहीं है। यहाँ पर आपको मिलान करना पड़ेगा और नीचे जो कोड दिया है उसमें से चुनना पड़ेगा। तो ये अप्रतीक मुद्राएं हैं। ये मुद्राओं के नाम है असल में कृष्ण बलराम मुद्राएं हैं। आमतौर पे जो सिक्के होते थे यानी मुद्राओं के बारे में कहा जा रहा है, क्वाइंस जो होते थे उन पर जिस प्रकार के चित्र या निशान बने होते थे वैसे ही उनका नामकरण कर दिया जाता था। तो कृष्ण बलराम मुद्राएं, आदि वराह मुद्राएं, भगवान विष्णु का वराह अवतार जो था वो उस पर चित्रित था। इसके बाद बैल प्रकार की मुद्राएं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा किस शासक के साथ मैच करेगा। यहाँ अगाथोक्लीज का नाम दिया है, स्कंदगुप्त का नाम दिया है, कुमारगुप्त का नाम है और मिहिर भोज का नाम है। मिलान करके देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। अप्रतीक का कुमारगुप्त हो जाएगा, कृष्ण बलराम का अगाथोक्लीज हो जाएगा, आदिवाराह का मिहिर भोज हो जाएगा और बैल प्रकार की मुद्राएं जो है वो स्कंदगुप्त से जाकर मिल जाएंगी। ये इसकी मैचिंग है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख ले। प्रश्न संख्या 14, किस शासक ने रानी की बाव का निर्माण करवाया? मतलब ये कौन सा किंग था जिसके द्वारा ये फेमस रानी की बाव बनवाई गई? ये जयसिंहा सिद्धराज था, मूलराज प्रथम था, भीम प्रथम था या भीम द्वितीय था? आप बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो ये भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और रानी की बाव ये एक नोट के पीछे अंकित है। वो कितने मुद्रा का नोट है, मतलब कितनी मात्रा है उसकी, वो आपको बताना है। वो 200 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। किस नोट के पीछे रानी की बाव बनी हुई है? और ये यूनेस्को की जो विरासत स्थलें हैं उनके अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें यह पूछा जा रहा है कि वेनसांग को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम दिया गया था? इसका वेनसांग तो मूल नाम था, इसके मूल परिवार से मिला हुआ नाम था, लेकिन भारत में इसको कौन सा नाम प्राप्त हुआ था? वो भी नालंदा वाले क्षेत्र में जब ये वहां अध्ययन के उद्देश्य से जाता है। तो बुद्धदेव, मोक्षदेव, शकुनी या धर्म रक्षित? इसमें देखकर बताइए। और यहाँ जब ये नालंदा में जाते हैं पढ़ने लिखने के उद्देश्य से, पहले के समय में भी पढ़ने लिखने की कोई आयु नहीं होती थी। कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में किसी भी क्षेत्र से आया हो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता था। बाद में आकर मध्यकालीन जो स्थितियां होती हैं वहां पे दशा बिगड़ती है और शिक्षा का भी बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इनका जो भारतीय नाम था या भारत में इनका संबोधन था वो मोक्षदेव था। याद रखिएगा, मोक्षदेव। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कहाँ पर सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है? भृत्य का मतलब होता है सेवक या दास। तो ये आंध्र दास जाति के या दास जो लोग होते हैं उनसे संबंधित वंशावली थी। सिमुक के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कहाँ पर ये आंध्र भृत्य जो संबोधन है ये प्राप्त होता है? रुम्मिनदेही अभिलेख से प्राप्त होता है, दीपवंश नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है उससे प्राप्त होता है, मृच्छ कटिकम जो है उससे प्राप्त होता है शूद्रक का, या फिर पुराणों से प्राप्त होता है? तो इसे अगर आप देखें तो पुराणों से ये जो संबोधन है ये दिखाई देता है। पुराणों में तरह तरह की कहानियां और राजवंशों की जो वंशावलियां हैं उनका पूरा जिक्र प्राप्त होता है। तो उसमें जो सातवाहन है इनको आंध्र सातवाहन नहीं बल्कि आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है। इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत में शून्य का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है? जीरो दिया मेरे भारत ने, तो सारी दुनिया को गिनने की जो कला है वो आती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अभिलेख है जिसमें कि भारत में शून्य का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है? भरहा अभिलेख है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, गिरनार है या अयोध्या है? इसमें से कौन सा होगा? तो इसे अगर देखा जाए तो ये मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है जिसमें कि इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और ये बी वाला इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया क्लेम टू रूल अयोध्या बाय देयर एसेस्टर्स? मतलब दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपने पूर्वजों के द्वारा अयोध्या पर शासन करने का दावा किया? सोलंकी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चोल वंश या चेर वंश? इसमें से कौन सा होगा? और इसे अगर देखा जाए तो ये कल्याणी के चालुक्य हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके द्वारा ये अयोध्या पर शासन करने का दावा किया गया कि मतलब वहाँ भी मेरा राज्य क्षेत्र था और वहाँ भी हम अपना रूल चला रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं, 19वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको अरेंज करना है यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो खिज्र खान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह और जोना खां। जौना खां या जूना खां एक ही बात है। तो आप इन्हें अरेंज करके देखिए, पहले कौन आया या किसका शासन रहा और बाद में किसका रहा।
और इसे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। सबसे पहले इसमें जो रूल है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का है। उसके बाद अगर आप देखें तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह का है। उसके बाद तब जाकर जौना खां का है और अंत में खिज्र खां का है। इस प्रकार से ये पूरा जो क्रम है वो चलता है। ये बात दिल्ली सल्तनत के शासकों की हो रही है, तो इसका जो सी वाला सीक्वेंस है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। एक तरफ जो मेसोलिथिक साइट्स हैं वो दी हुई हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है कि कहाँ पे वो बिलोंग करती हैं, मतलब लोकेट कहाँ पे करती हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ गिदलूर का नाम आता है, संगनकल्लू है, टेरी और भीमबेटका। राज्यों के नाम दिए हैं इसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र आप देख रहे हैं। तो एक जगजाहिर बात है कि भीमबेटका जो है या भीमबेटका इसको पुराने समय में कहा जाता था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप डी को पहले से मिलाएंगे, लेकिन डी को पहले से अगर मिलाते हैं तो इसमें जो ऊपर के 2 विकल्प हैं ये बच जाएंगे, नीचे वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन तब भी ए और बी में से आपको सही का चुनाव करना है। तो देखकर बताइए कि ए और बी जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा सही होगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला परफेक्ट है। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, मतलब गिदलूर को मिलाएंगे आंध्र से। और अगर आप देखें तो इसमें जो संगनकल्लू है वो कर्नाटक से मिल जाएगा। टेरी को आप मिला लीजिए तमिलनाडु से और भीमबेटका को मिला लीजिए मध्य प्रदेश से। ये इसका क्रम है, तो बी वाले को हमने चुना है। इसके बाद 21वें को देखते हैं। यहाँ फिर से लिस्ट आपको मैच करानी है। लिस्ट 1 में कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और वो किस राज्य में स्थित है वो आपको देखना है। तो ज्वालापुरम, चिरांद, सिंगी तालाब और चिरकी इस प्रकार से दिया है और राज्यों के नाम राजस्थान, आंध्र, महाराष्ट्र और बिहार दिया है। आप मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही है, मतलब दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा इसे मिला सकते हैं। ज्वालापुरम का जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है उससे हो जाएगा, चिरांद का बिहार से हो जाएगा, सिंगी तालाब को अगर आप मिलाएंगे तो ये राजस्थान से जाकर मिलेगा और चिरकी को अगर देखेंगे तो ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उससे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ लिस्ट 1 में क्या दिया है। लिस्ट 1 में फिर से कुछ स्थानों के नाम हैं और उनसे संबंधित जो नदियां हैं उनके नाम लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। तो मांडा, सुतकांगेडोर, दैमाबाद और आलमगीरपुर। यहाँ नदियों के नाम में चिनाब का नाम, दाश्क का नाम, प्रवरा और हिंडन का नाम आप देख रहे हैं। मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से मैच है, कुछ करना नहीं था। यहाँ आमने सामने ये मिला दीजिए, काम चल जाएगा। नदियों के नाम से यहाँ जो पुरातत्व स्थल है उनको मिलाना था। ए को चुनते हैं और आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 23वां, इसमें पूछा जा रहा है कि देवदासी प्रथा किस अवधि में प्रचलन काल में थी या प्रचलन में थी। तो यहाँ विजयनगर का काल था, विजयनगर साम्राज्य का समय था, सल्तनत काल था, चोल काल था या प्रारंभिक वैदिक काल था। देवदासी परंपरा, इसमें जो देवताओं के मंदिर होते थे, खासतौर पे दक्षिण भारत में देखी जाती थी, वहाँ पे माता पिता अपनी लड़कियों को दान कर देते थे और उसके बाद वो मंदिर की संपदा होती थी, उस पर पूरा जो मंदिर की अथॉरिटी होती थी उसका वर्चस्व होता था। शुरुआत में तो ये भगवान की सेवा और जो टहल होती थी, मंदिर के काम होते थे, मंदिर की सफाई है, वहाँ पे भगवान की स्तुति में प्रार्थना गाना, नृत्य करना, इन सब के लिए काम में ली जाती थी और वो करती थी। तो ये तो अच्छा काम था, मतलब उस लिहाज से। लेकिन बाद में ये पूरा दैहिक शोषण का अड्डा बन जाता है, मतलब मंदिर जो है वो इसी वजह से भ्रष्ट होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर वासना से घिरे हुए पुजारी पाए जाते थे। तो इस वजह से यहाँ पे देवदासी परंपरा काफ़ी कुत्सित हो जाती और उसके उन्मूलन के लिए फिर आंदोलन चलाना पड़ता है, वो भी बाद में चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो ये किस समय में प्रचलन में थी। देवदासी परंपरा बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती थी, लेकिन बाद में इसमें सामाजिक बुराइयां घुस जाती। तो यहाँ 23वें को आप देखें, विजयनगर काल की जो परंपरा थी, मतलब विजयनगर का जो समय था विजयनगर साम्राज्य का, उसमें कई सारे राजवंशों ने शासन किया है। तो उस समय ये देवदासी प्रथा जो थी अस्तित्व में थी। इसके बाद जगत गुरु, और शुरुआत होती है तो पवित्रता से होती है, बाद में इसका जो स्वरूप है वो भद्दा हो जाता है। जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसको दी गई थी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह? यहाँ नीचे नाम दिया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह और बरीद शाह। इसमें से कौन सा नाम होगा? तो इसमें से पहला वाला ही सही है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था। यहाँ द्वितीय शब्द याद रखिएगा क्योंकि प्रथम करके भी उत्तर में रहेगा। ठीक है, तो ये नाम किसका है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्टली मैच? यहाँ पे 3 दरवाजा, अलाई दरवाजा, गोलकुंडा का किला और जहाज महल दिया हुआ है। तो 3 दरवाजा कुली कुतुब शाह, यहाँ देखिएगा। उसके बाद अलाई दरवाजा अहमद शाह, गोलकुंडा का किला अलाउद्दीन खिलजी और जहाज महल गियासुद्दीन। इस प्रकार से दिया है, आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो केवल जो चौथा है वही इसमें करेक्टली मैच है। इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ जो चौथा है वही करेक्टली मैच है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। बाकी सभी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए 3 दरवाजा जो है ये प्रवेश द्वार के तौर पे बनवाया गया था, अहमद शाह के द्वारा इसको बनवाया गया। इसके जो बनवाने वाले रूलर का नाम है वो कौन है? अहमद शाह है। तो यहाँ ये अलाई दरवाजा के सामने लिखा है।
अलाई दरवाजा का आप जानते ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी से अलाई शब्द निकला है, तो ये यहाँ से मैच कर जाएगा। और गोलकुंडा के किले का अगर देखा जाए तो काकतीय वंश के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। इसका जो मूल स्वरूप है वो काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसमें और निर्माण कार्य या यहाँ रूल करने का जो काम था वो कुली कुतुब शाह का था। बाकी जहाज महल यहाँ पहले से ही मैच है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा डिफीटेड बाई अकबर? मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था जिसे कि अकबर ने हरा दिया था? तो यहाँ पर नाम दिया है बाज बहादुर, मोहम्मद शाह द्वितीय, अहमद खान या फिर पीर मोहम्मद खान। इसमें से कौन सा नाम होगा बताइए। देखिए इसका बाज बहादुर हो जाएगा। यहाँ पे बाज बहादुर जो है ये अकबर से डिफीट हो जाता है और इसकी जो रानी है, इसकी जो पत्नी थी वो सती हो जाती है इस पराजय से दुखी होकर, मतलब उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी। और उसके बाद बाज बहादुर को अकबर अपने संरक्षण में ले लेता है। तो ये पूरी बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए रानी दिद्दा का विवाह किस वंश के शासक के साथ हुआ था? क्वीन दिद्दा का यहाँ पे विवाह पूछा जा रहा है कि किस राजा के साथ हुआ था। उत्पल वंश के शासक से या शस्कर वंश से, लोहार वंश से या कारकोटक वंश से? तो इसमें अगर आप देखें तो यशस्कर वंश का जो नाम है वो आता है। यशस्कर डायनेस्टी में इनका विवाह हुआ था। इसके बाद 28वें को देखते हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बिलसड़ अभिलेख है, मानकुंवर है, करमदंडा है और तुमैन है। इसमें से जो यूपी में नहीं है वो आपको बताना है। इसमें देख लीजिए और बताइए। तो देखिए तुमैन अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब यूपी में बिलोंग करते हैं। कुमारगुप्त का यही इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो एकमात्र यूपी में नहीं है, यहाँ हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। इंडस साइट और रिवर का नाम दिया हुआ है, मांडा, दैमाबाद, लोथल और भगवानपुरा। नदी के नाम में चेनाब, प्रवरा, घग्गर और सरस्वती ऐसे करके दिया है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देख लीजिए और बताइए। तो देखिए लोथल का यहाँ जो घग्गर दिया हुआ है ये गलत है। घग्गर को दृश्यवती पुराने समय में कहा जाता था और ये लोथल से इसका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक, तो इसलिए इसमें जो सी वाला है उसको चुनते हैं। इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। डायनेस्टी और कैपिटल दिया हुआ है, चंदेल वंश, परमार वंश, पल्लव वंश, मैत्रेय वंश। इनकी राजधानी दी हुई है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो चंदेल जो डायनेस्टी थी उसकी राजधानी खजुराहो, परमार की धार, यहाँ पे धर लिखा हुआ है तो वो धार हो जाएगा। और पल्लव डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो मानेखेत और मैत्रक की वल्लभी। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पल्लवों की राजधानी है वो मानेखेत दी हुई है, यही गलत है। यहाँ अगर देखा जाए पल्लवों की डायनेस्टी अगर देखा जाए तो कांची में थी, यहाँ मानेखेत दिया हुआ है, तो सी वाला इसमें गलत है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं क्योंकि हमें गलत विकल्प चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखिएगा। प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता किस सभ्यता के लोग थे? मतलब लिपि का आविष्कार पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया है, कायथा सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और सुमेरियन सिविलाइजेशन है। इसमें से कौन सी सभ्यता ऐसी थी जहाँ पर लिपि का पहली बार इजाद हुआ था? और इसमें आप जानते हैं कि जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे कीलाक्षर लिपि दिखाई देती है, जो कि कील के आकार का औजार होता था, उससे ठोक ठोक कर गाड़ गाड़ कर बनाई जाती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 32वां, कादम्बरी, मुक्ताडितक और चंडी शतक, ये रचनाओं के नाम हैं। तो इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं इनके रचनाकार कौन है उनके नाम आपको बताने। विशाखा दत्त, कालिदास, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा। इसमें कुछ लेखकों और कवियों के नाम दिए हैं और आप इसमें कादम्बरी को देखकर वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं ये बाणभट्ट हैं। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा और बाणभट्ट ने हर्षचरित भी लिखा है, तो वो सब चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों जो किताबें हैं ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखित है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप जानते हैं कि ये गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, अभी पीछे आपने देखा है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एहोल अभिलेख में किसकी प्रशंसा की गई है? मतलब प्रशस्ति के तौर पे कुछ अभिलेख लिखे जाते थे, तो यहाँ किसकी प्रशंसा में इसको लिखा गया है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य या फिर कीर्तिवर्मन प्रथम। इसमें से कौन सा शासक था? तो अगर देखा जाए एहोल अभिलेख को तो ये इसमें से पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, जिसकी की प्रशंसा में इसको आकार दिया गया है। पुलकेशिन सेकंड यहाँ पर होगा। इसके बाद 35 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अर्थशास्त्र में अधिकरण, अर्थशास्त्र ये राजनीतिक ग्रंथ था, ध्यान दीजिएगा, ये कोई इकोनॉमी की बुक नहीं थी। और इसमें राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी पहलू होते हैं, रणनीतियाँ होती हैं, वो सब दी हुई थी। अब यहाँ आप देखकर बताइए कितने अधिकरण थे उसमें। और आप जानते हैं कि 15 अधिकरण थे। अधिकरण का मतलब भाग होता है, ये कितने पार्ट में बनी हुई थी वो आपको इसमें से देखना था। जैसे आप देखते हैं रामायण में सुंदरकांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, तो वैसे ही यहाँ पर अधिकरण बने हुए थे। महाभारत में पर्व होते हैं। इसके बाद 36वें को आप नीचे ही देख रहे हैं। सातवाहन वंश किस वंश के माने जाते हैं? सातवाहन शासक जो है वो किस वंश के माने जाते हैं, ये आपको देखना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वो ब्राह्मण वंशीय माने जाते हैं। ये कहा गया है, मतलब वैसे तो इन्हें भृत्य माना गया है, यानी सेवक माना गया है, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण के तौर पे भी स्वीकार किया गया है। आगे चलते हैं।
37 को देखिए, किसके समय में जैन संप्रदाय दो अलग अलग भागों में बट गया। जैन धर्म जो था वो दो अलग अलग जो सेक्ट थे उसमें डिवाइड हो गया। ये चंद्रगुप्त प्रथम का समय था, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था, महापद्मनंद का समय था या घनानंद का समय था। आप देखते हैं कि जब यहाँ संगीति होती है, दो ही संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म में, और उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में इसका विभाजन हो जाता है, क्योंकि उस समय मगध में अकाल पड़ा था और जब अकाल समाप्त होता है तो उसके बाद जो टोली दक्षिण भारत की ओर चली गई थी वो वापस लौटती है, उसके बाद मतभेद खड़ा होता है। अब इसमें से आपको देखकर बताना है। 37वां, तो 37वें को अगर देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का समय था। अब यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम का मतलब आप चंद्रगुप्त मौर्य से समझिए, ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है। ये अगर आप प्रथम लगा देंगे तब तो ये गुप्त डायनेस्टी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, जिसके समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया और उसकी जो दिगंबर शाखा थी चंद्रगुप्त मौर्य उसी का अनुयायी था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? 78 ईसा पूर्व, 87 ईसा पूर्व, 75 या 57? इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें आप जानते हैं कि 57 ईसा पूर्व में ये शुरू किया गया था। अगर आपको ईस्वी में जो वर्तमान में ईस्वी यानी सन चल रहा है, जैसे इस समय 2021 चल रहा है, तो आपको ये पता करना है कि इस समय कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो उसमें आप 57 जोड़ दीजिएगा, इससे आपको जो विक्रम संवत है वो मालूम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग और राजा के सहयोगी, तो उनके सिद्धांत के बारे में इसमें से किसको शामिल उसमें नहीं किया गया, ये आपको बताना है। सिर, मुख, कर्ण और नासिका, शरीर के अंगों को यहाँ पर विभिन्न जो प्रशासनिक अमले या अधिकारी होते हैं उनकी संज्ञा दी गई, तो इसमें देखकर बताइए। 39 का नासिका हो जाएगा, नाक का उसमें उल्लेख नहीं है, बाकी जितने अंग आप देख रहे हैं मतलब सिर, मुख और कर्ण यानी कान, इन सब का जिक्र प्राप्त होता है, लेकिन डी वाला इसमें नहीं होगा, तो उसी को हमें चुनना था। 40वें को देखिए, दीवान अमीर कोही डिपार्टमेंट, ये जो है इसकी स्थापना और अकाल संहिता ये किस सल्तनत काल में, मतलब किस सल्तनत शासक के काल में सृजित की गई थी, वो आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का पूरा लंबा दौर, तो उसमें कौन सा ऐसा रूलर था जिसके समय में दीवान अमीर कोही और अकाल संहिता इन दोनों की जो स्थापना है या गठन है वो होता है। और इसमें अगर आप देखें तो ये एमबीटी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे दीवान अमीर को ही देखकर ही वैसे भी याद आ जा रहा है। वैसे इसके जितने भी काम थे वो सब यहाँ पर असफल सिद्ध होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 को देखिए, किसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? यहाँ आप देख लीजिए किसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो यहाँ जो विकल्प दिया है उसमें अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। यहाँ पर यह भी निर्भर करता है कि कौन से शासक यहाँ विकल्प के तौर पर दिए हुए हैं, तो जितने रूलर्स के नाम दिए हैं उसमें अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 42 को देखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि महमूद गजनवी का समकालीन कौन था, उसका कंटेम्प्रोरी इसमें से कौन सा शासक होता है। तो दंतिदुर्ग का नाम दिया है, परांतक प्रथम है, परमार भोज है और पृथ्वीराज तृतीय है। तो पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा की अगर बात करें तो वो मोहम्मद गोरी का समकालीन था, उसी से उसका तराइन का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बात गजनवी की हो रही है, तो आप बताइए। 42 का सी हो जाएगा, ये परमार राजा भोज के समकालीन है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद 43 को देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मध्यकाल था उसमें भारत के किस नगर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसकी बात हो रही है, तो ये जौनपुर था, आगरा था, फतेहपुर सीकरी था या सिकंदरा था। और इसमें अगर आप देखें तो ये जौनपुर था, जिसे कि सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। ये धार्मिक शिक्षा का बहुत उत्कृष्ट केंद्र हुआ करता था, कला और संस्कृति का, उस समय का जो इस्लामिक कला और संस्कृति थी उसका एक उत्कृष्ट केंद्र था। आगे चलते हैं, यहाँ जौनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण का ताजमहल या काला ताज किसको कहा जाता है? ये बहू बेगम का टॉम्ब है या रबिया उद दौरानी का टॉम्ब है या फिर जैबुन निसा का टॉम्ब है या फिर इसमें से टॉम्ब ऑफ मैरून निसा है। जैबुन निसा और मैरून निसा ये तो औरंगजेब की पुत्रियां थी, ये कुंवारी शहजादियां थी जो कि कुंवारी ही मर जाती हैं, इनका विवाह नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि कोई शादी करने वाला नहीं था, लेकिन औरंगजेब को अपनी हैसियत का आदमी चाहिए था जो कि नहीं मिल पाता। अब बचते हैं ऊपर वाले दोनों, बहू बेगम और रबिया उद दौरानी। तो आप जानते हैं कि ये बीवी का मकबरा भी कहा जाता है और इसे ताज की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ये औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, जरा बताइए। इसका देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अपनी पत्नी की याद में औरंगजेब ने अपने पिता की नकल करके इस मकबरे को बनवाया था, लेकिन ये ताज की फूहड़ नकल कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 45 को देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने शासनकाल में जो उनका प्रशासन था उसमें सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ये कौन सा रूलर था? अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर था, औरंगजेब था या शाहजहां था? बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो औरंगजेब का नाम आता है। हालांकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था और इसे कठमुल्लावादी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू अधिकारियों की तादाद इसके प्रशासन में सर्वाधिक थी। 46 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में करवाया गया था। यहाँ डेट आप याद रखेंगे, कहाँ पर करवाया गया था वो जगह आपको बतानी। तो यहाँ नाम दिया है आगरा, फतेहपुर सीकरी, गोलकुंडा और देवगिरी। देखिए अगर विकल्प में फतेहपुर सीकरी नहीं होता तो आप आगरा बहुत आराम से चुन लेते और इसमें हो जाता, लेकिन आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ पे इसकी स्थापना करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी विकल्प में मौजूद है, इसलिए हम उसको चुनते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तब आप आगरा को चुन सकते हैं नज़दीकी विकल्प के तौर पे।
इसके बाद 47 को देखिए, यहाँ पर मुगल वंश के किस शासक ने योग वशिष्ठ और भगवत गीता जो थी उसका हिंदू धर्म के मतलब इस प्रकार के जो हिंदू ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद करवाया था? ये दारा शिकोह था या फिर शाहजहां था या औरंगजेब था या फिर अकबर था? आप देखकर बताइए। भगवत गीता, योग वशिष्ठ और इस प्रकार के कई सारे धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था, जो कि मुगलों की राजभाषा मानी जाती थी। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार का काम न तो शाहजहां करेगा क्योंकि उसे इमारतें बनवाने से ही फुर्सत नहीं थी, औरंगजेब करने वाला है नहीं इस तरह के काम। अकबर का जो समय था उसमें वो राज्यों को अपने अधीन करने में और अपना जो नया धर्म था उसके प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। ये काम दारा शिकोह का था, वो एक नंबर का उत्कृष्ट विद्वान था। और औरंगजेब का वो बड़ा भाई था। यहाँ अगर उत्तराधिकार के युद्ध में ये जीत जाता तो ये बेजोड़ शासक भी होता। हालांकि शासन करने की जो काबिलियत है वो औरंगजेब के अंदर ज़्यादा थी, लेकिन ये उत्कृष्ट श्रेणी का विद्वान था। आगे बढ़ते हैं, और ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव भी रखता था। 48 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल शासन काल में किस अधिकारी का कार्य शरीयत के नियमों का पालन करवाना था। शरीयत जो इस्लामिक कानून होता है उसके नियम कायदों को मनवाना, ये किस अधिकारी का कार्य था? कोतवाल, मीर बख्शी, मुहत्सिब या मुस्तफ़ी? और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर मुहत्सिब हो जाएगा। ठीक है, मुहत्सिब इस प्रकार का अधिकारी होता था जिसको कि इसीलिए लगाया ही जाता था कि जो जनता है वो शरीयत के नियम का पालन कर रही है अथवा नहीं। इसके बाद 49 को देखते हैं। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद प्राप्त की? तो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों का सिर कुचलने वाला। और काफिर कौन होते हैं? तो जो गैर इस्लामिक लोग होते हैं, इस्लाम के विरोधी होते हैं, उन दोनों को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, सरे पुल का युद्ध या पानीपत का युद्ध या खानवा का युद्ध, तो बाबर ने इसमें से जो युद्ध आप चुनेंगे उसको जिहाद के तौर पे घोषित किया था। जैसे आप सुनते हैं ना अभी जिहाद का ऐलान किया जाता है, तो वैसे ही इसको जिहाद का नारा देकर लॉन्च किया गया था। अब आप बताइए इसमें से कौन सा युद्ध था? तो आप जानते हैं कि ये खानवा का युद्ध था, राणा सांगा वाला, जिसमें कि बाबर ने इसे जिहाद का नाम दिया था। और इसमें जब वो जीतता है तो गाजी की उपाधि को धारण करता है, काफिरों को मारने वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, 50वें और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर रचनाएं दी हैं और लेखक का नाम दिया है। कानून हुमायूनी है, हुमायूंनामा है। अब इसमें लेखक का नाम सामने ही है तो उसको भी देखते चलते हैं। कानून हुमायूनी है, ख्वादन मीर का इसमें जिक्र होता है, ये लेखक है। उसके बाद हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी और तारीख अकबरी शम्स सिराज अफीफ। आप ये बताइए कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखें तो जो तारीख अकबरी दिया है वो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जितने हैं वो पहले से मैच है। तारीख शेरशाही, शेरशाह सूरी के बारे में इसमें पूरा डिटेल, और वैसे ही हुमायूंनामा और जो कानून हुमायूनी था ये ऊपर मैच है, लेकिन शम्स सिराज अफीफ का नाम जो है वो इसमें मैच नहीं करता है। तो हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। यहाँ तक हमने 50 MCQs कंप्लीट किए हैं और ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।